ये कहानी है मलेच्छों से कई सौ वर्षों पहले दिल्ली पर 5 शताब्दियों तक शासन कर इस भूखंड को भव्य, समृद्ध तथा आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने वाले राजवंश की। ये कहानी है इतिहास के पन्नों में भुलाए गए उन रणबांकुरों की जिनकी तलवारें गजनवी और गौरी जैसे तुर्कों से बार बार टकराई। आज बात करेंगे मातृभूमि पर गिद्ध नजर डालने वाले मलेच्छों के मस्तकों पर अपने पदचाप छोड़ने वाले तोमर राजवंश की। ईयर 736 सीई। प्रतिहारों का सामंत जाउल नाम का राजा अपने सैन्य बल के साथ थानेश्वर तथा इंद्रप्रस्थ के भूखंड पर अधिकार करता है तथा स्वयं को इस भूक्षेत्र का स्वतंत्र अधिपति घोषित करता है। जाउल, जिसे विल्हर देव तथा अधिक प्रचलित नाम अनंगपाल प्रथम के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश का राजा था। तोमर वंश को इतिहास में तंवर या तुअर नाम से भी पुकारा जाता है। तोमर राजपूत स्वयं को महाभारत के नायक अर्जुन का वंशज मानते हैं, इसलिए इस राजवंश को इतिहास में कई बार पांडव वंश के नाम से भी संबोधित किया गया है। 8वीं शताब्दी में वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में सत्ता स्थापना से पहले हम तोमरों को अर्जुन नायनों के नाम से इतिहास में देखते हैं। वहीं अर्जुन नायन, जो योद्धाओं के साथ मिलकर यवनों, शकों, कुशारों आदि से मैदानी भागों में संघर्ष करते दिखाई देते हैं। अनंगपाल प्रथम ने हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र पर अपने राज्य की स्थापना की। सरस्वती नदी के किनारे अनेक मंदिर, जलाशयों का निर्माण करवाया। अनंगपाल द्वारा उस समय बनवाए गए अनंगपुर डैम के अवशेष आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। अनंगपाल प्रथम के पुत्र तोमर राज्य की सीमा में अनेक शहरों को बसाते हैं, जिनमें से कई आज भी अस्तित्व में हैं। अनंगपाल प्रथम के बाद तोमर वंश के अनेक राजा होते हैं, जिसमें से कुछ हमें स्वतंत्र व कुछ पाल राजाओं के करद के रूप में दिखाई देते हैं। इस बीच तोमरों को पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों, मुख्यतः चौहानों से संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन कुरु भूमि पर तोमरों का स्वामित्व बना रहता है। समय आगे बढ़ता है, भारत की सीमा पर तुर्क आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। गांधार, काबुल के हिंदू शाही, जो मुस्लिम आक्रमणों तथा भारत भूमि के बीच एक मजबूत दीवार के समान थे, तुर्कों को मजबूत रेजिस्टेंस देते थे। हिंदू शाही, जिन्हें जंजुआ राजपूतों के नाम से भी जाना जाता है, 200 वर्षों तक भारतीय सीमा के बुलवर्क्स थे। लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमणों से ये मजबूत दीवार भी क्षीण होकर टूट जाती है और तुर्क लुटेरों के महानद को समस्त उत्तर भारत को आप्लावित करने से रोकने का दुरस्त भार कुरुक्षेत्र के तोमरों के कंधों पर आ जाता है। सुलक्षण पाल, जयपाल, कंवरपाल जैसे तोमर शासक एक के बाद एक आक्रमणकारियों से लोहा लेते हैं और इस भारत भूमि की रक्षा के लिए प्रतिरोध बने रहते हैं, भले ही इस संकल्प में उन्हें अपने रक्त की प्रत्येक बूंद ही क्यों न निछावर करने पड़े। सुलक्षण पाल के समय ग्वालियर क्षेत्र भी तोमरों के अधीन आ गया था। जयपाल ने तोमर साम्राज्य की सीमा को नगर कोट तक बढ़ाया। उस समय थानेश्वर, मथुरा आदि हिंदू जनमानस के लिए ऐतिहासिक रूप से पवित्र स्थल तोमर साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे। मूर्ति भजंग महमूद गजनवी के गिद्ध दृष्टि यहाँ की अपार धन संपदा पर थी। उसने पहले थानेश्वर पर आक्रमण किया। महमूद की सेना का प्रतिरोध जयपाल तोमर की सेना ने किया। पूरे दिन भीषण युद्ध हुआ। नदी का पानी दोनों ओर के सैनिकों के रक्त से लाल पड़ गया। भारत भूमि को अपने शोणित से सींचने वाला सहस्त्रों तोमर वीर थानेश्वर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। गजनवी युद्ध जीत गया। मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर को खूब लूटा। तोमरों के बनाए जग स्वामी, चक्र स्वामी विष्णु मंदिरों की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। खेतों को जला दिया गया। निर्माण ढहा दिए गए। थानेश्वर लूटने के बाद गजनवी ने तोमरों की राजधानी अनंगपुर को भी लूटने का विचार किया, लेकिन अनंगपुर की सुदृढ़ रक्षा तथा थानेश्वर में युद्ध में तोमरों की शक्ति के आकलन से उसे ये विचार बदलना पड़ा। राजधानी की प्रजा गजनवी की लूटमार से बच गई। मथुरा पर उस समय यदुवंशी जादौन राजपूतों का शासन था, जो तोमरों के अधीन सामंत हुआ करते थे। गजनवी ने मथुरा का हाल भी थानेश्वर के समान किया। जयपाल की मृत्यु के बाद 1021 सीई में अगला तोमर राजा कुमारपाल बना। कुमारपाल ने ऐसे समय में दिल्ली का राज्य संभाला था जब तोमरों का प्रताप सूर्य महमूद रूपी राहु द्वारा धूमिल कर दिया गया था। कुमारपाल ने कोट अनकोट दिल्ली साम्राज्य को पुनः स्थिर किया। थानेश्वर में पुनः मंदिर बने। मथुरा में फिर गोपाल पूजा प्रारंभ हुई। खेत फिर लहलहा उठे। व्यापार त्योहार पुनः सामान्य हो गया। कुमारपाल के शासन में महमूद द्वारा दिए गए घाव भरे जाने लगे।
भारत भूमि के शासकों ने इन शताब्दियों में निरंतर आक्रमण झेले थे। महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों ने इस राष्ट्र और इसके शासकों से बहुत कुछ छीना था, लेकिन इन राजपुत्रों में संघर्ष, प्रतिरोध व प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी जागृत थी। कुमारपाल के राज्यारोहण के 25 वर्षों बाद तोमर साम्राज्य को एक बार फिर झटका लगा। तुर्कों ने हांसी व थानेश्वर पर पुनः अधिकार कर लिया। कुमारपाल को एक रात्रि स्वप्न आता है जिसमें नगरकोट की देवी उसे म्लेच्छों से अपनी मंदिर को मुक्त कराने का आदेश करती है। फिर क्या था? कुमारपाल के आह्वान पर उत्तर भारत के विभिन्न राजपूत राजा एकत्र होते हैं, जिसमें भोज परमार, छेदी कलचुरी, नाडौल के चौहान, पाटन के सोलंकी आदि शासक शामिल होते हैं। कुमारपाल के नेतृत्व में ये राजपूत संघ तुर्कों को हांसी, थानेश्वर से उखाड़ फेंकता है। नगरकोट को म्लेच्छों से मुक्त करा लिया जाता है। संयुक्त क्षत्रिय सेना पूरे 7 माह लाहौर तक सुरक्षा घेरा डाले बैठी रहती है। तोमरों की सीमा तुरस्कों से पूर्णतः मुक्त हो जाती है, जिसमें अब नगरकोट भी शामिल था। कुमारपाल की मृत्यु के बाद तोमर राजवंश का सबसे इलस्ट्रिशियस और नोटेबल किंग अनंगपाल द्वितीय सिंहासन पर बैठता है। ये वही अनंगपाल सेकंड है जिसे इतिहास में दिल्ली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वही अनंगपाल जिसने मथुरा से लाकर इस विश्व प्रसिद्ध गुप्तकालीन लौह स्तंभ की मेहरौली में स्थापना की तथा इसे केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक भव्य नगर ढिलकापुरी की स्थापना की। अनंगताल नाम से एक विशाल बावली का निर्माण भी करवाया, जिसे आज भी योगिनीपुर में लोकेट किया जा सकता है। अनंगपाल ने राजधानी के चारों ओर मजबूत परकोटों का निर्माण करवाया, जिसे लाल कोट के नाम से जाना जाता है। अनंगपाल ने लौह स्तंभ परिसर में 27 मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। दुखद बात यह है कि इनके अवशेष अब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के खंभों में दिखाई देते हैं। अनंगपाल का युद्ध कागड़ा के निकट भारत भूमि में घुसने का प्रयास कर रहे मलेश इब्राहिम से हुआ था। दिल्ली की अश्व व गजारों सेना ने शत्रु सेना को रौंद दिया। अनंगपाल ने तुर्क इब्राहिम की गर्दन स्वयं अपनी तलवार से अलग करके इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अनंगपाल द्वितीय के समय तोमर साम्राज्य वर्तमान के पूरे दिल्ली हरियाणा क्षेत्र पर फैला था। इसके अतिरिक्त पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। अनंगपाल तोमर द्वितीय के समय की दिल्ली का वर्णन एक तत्कालीन जैन ग्रंथ पार्श्वनाथ चरित में मिलता है, जो इस प्रकार है। दिल्ली नगर जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिसके पास अपार धन संपदा है, जिसे स्वयं देवताओं के राजा इंद्र का आशीष प्राप्त है। दिल्ली नगर जिसने यहाँ के प्रतापी राजाओं द्वारा बहाई गए शत्रुओं के रक्त की धाराओं को साक्षी किया है। ये शहर विशाल और विस्तृत है तथा इसका विस्तार निरंतर जारी है। इसी ग्रंथ में आगे दिल्लीपति महाराजा अनंगपाल के बारे में भी कुछ पंक्तियां मिलती हैं। उसी दिल्ली शहर में प्रख्यात राजा अनंगपाल था, जो अपनी महान तलवार से शत्रुओं के मस्तक खंडित करता है, जिसने मुस्लिम सुल्तान का अपने बाहुबल से मर्दन किया है, जो दुर्जनों व कपटियों के हृदय रूपी खेतों को खोदने वाला है। वो अनंगपाल जिसकी सेना के पदचापों से धरनी को धारण करने वाले शेषनाग वासुकी भी कंपायमान हो जाता है। अनंगपाल ने वर्ष 1081 तक ढिलका पर शासन किया। इसके बाद के अनेक तोमर शासकों का भी समय तुर्कों व पड़ोसी शाकंभरी चौहान राज्य से संघर्ष में गुजरा। शाकंभरी या अजमेर के चौहानों तथा दिल्ली के तोमर राज्य की सीमाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती थी, इसलिए परस्पर संघर्ष अवश्यंभावी था, जिसमें कभी तोमर जीतते तो कभी चौहान और तोमर एक साथ मिलकर आक्रांताओं से लोहा लेते हुए दिखाई देते हैं। इन परस्पर संघर्षों को स्थायी रूप सांभर के चौहानों के सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ के समय मिलता है। विग्रहराज तोमरों को परास्त कर उन्हें अपने अधीन सामंत बना लेता है। विग्रहराज का विवाह दिल्ली के शासक मदन पाल तोमर की पुत्री देसल देवी से होता है, जो भी एक रोचक प्रेम कथा है, जिसका वर्णन तत्कालीन सरस्वती मंदिर तथा वर्तमान के 2.5 दिन के झोपड़े में अंकित ललित विग्रहराज नाटक में मिलता है। तोमर चौहान स्वामित्व को अधिक दिन स्वीकार नहीं करते हैं। वे जल्द ही पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं। चौहान ओवरलॉर्डशिप आंशिक प्रतीत होती है, जिसका प्रमाण हमें तत्कालीन तोमर शासकों के सिक्कों से मिलता है। लेकिन पारिवारिक संबंध कहें या राजनीतिक समीकरण, तोमर चौहान संबंधों में मधुरता आती दिखाई देती है। विदेशी आक्रांताओं के प्रतिरोध में तोमर चौहान संघ वेस्टर्न फ्रंट पर प्रभावी भूमिका निभाता है। इसी का परिणाम रहता है कि शेष उत्तर भारत के राज्य तुर्क आक्रमणों से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। अजमेर के उत्तराधिकारी संघर्ष को छोड़ दे तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय तोमर चौहान संबंध पराकाष्ठा पर दिखाई देते हैं।
मोहम्मद गौरी के खिलाफ हुए दोनों तराई के युद्धों में हम तोमरों को चौहानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ तक कि तराई के प्रथम युद्ध में गौरी को अपने भाले से घायल कर युद्ध से भागने पर मजबूर करने वाला उस समय का दिल्ली का राजा चाहरपाल तोमर ही था, जिसे कई गोविंदराय भी लिखा जाता है। चाहरपाल दिल्ली के विशाल तोमर सेना के साथ तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ता हुआ रणखेत हुआ था। राजपूत तराइन का दूसरा युद्ध हार गए। इसके बाद चौहानों की राजधानी अजमेर और तोमरों की राजधानी दिल्ली में जमकर लूटपाट उपद्रव हुआ। 450 वर्षों से अधिक लंबे दिल्ली के तोमर साम्राज्य का अंत हो गया। अनंगपाल के द्वारा बनवाए मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, जिसमें से प्रत्येक मंदिर बनाने की उस समय की लागत 20 लाख दिल्ली वाल थी। दिल्ली राज्य को गिद्धों ने नोच लिया। युद्ध के विध्वंस और मारकाट के बाद जो उत्तराधिकारी तोमर शासक बचा, वो दिल्ली को स्वतंत्र और सुरक्षित रखने के प्रयास में मारा गया। बचे हुए तोमर उत्तर भारत के विभिन्न भागों में स्थापित तोमर साम्राज्य के सामंतों के राज्यों की ओर चले गए। पांडवों का इंद्रप्रस्थ पांडवों के वंशजों से छीना जा चुका था। अब इस भू क्षेत्र के स्वामी आने वाले कई 100 वर्षों तक म्लेच्छ होने वाले थे। दिल्ली का राज छूटने के बाद भी तोमर इतिहास के पन्नों में अपनी भूमिका बनाए रखते हैं। सिर्फ 250 वर्षों बाद ही तोमर आपको अपने समय के समृद्ध हिंदू राज्यों में से एक ग्वालियर साम्राज्य स्थापित करते तथा लोधी सुल्तानों से संघर्ष करते दिखते हैं। विक्रमादित्य तोमर के रूप में पानीपत प्रथम में बाबर के विरुद्ध वीर गति प्राप्त करते हैं। शेरशाह सूरी से रायसेन में संघर्ष करते हैं। महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी में रामशाह तंवर और उनके पुत्र व पौत्रों के रूप में अपनी 3 पीढ़ियां खपाते दिखते हैं। नूरपुर के जगत सिंह पठानिया के रूप में तोमर अफगानों के दांत खट्टे करते हुए दिखते हैं, तो कभी हिमाचल के राम सिंह पठानिया जैसे नवयुवक के रूप में ब्रितानियों से लोहा लेते दिखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।